हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के एक तरीके के बारे में बताया था, जिसमें हमने क्या किया था, पार्टिसिपल का यूज़ किया था। तो आज जो हमारी सेंटेंस हो, आज भी हम क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस ही बनाएंगे। लेकिन सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तरीका जो हमारा होगा उसमें हम बेस्ड ऑन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, मतलब उसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पे बनाएंगे। मतलब आज की जो टॉपिक आपकी होगी वो क्या होगी, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, मतलब जो सिंपल सेंटेंस आपका बनेगा वो किस पे बनेगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर आधारित होगा वो सेंटेंस आपका। चलिए जो बनेगा वो किस पे बनेगा भाई, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। मतलब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जान लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए लिखा है इसमें, नॉमिनेटिव हम किसे कहेंगे। कहा कि जब कोई क्या होगा, द नाउन या प्रोनाउन, जब कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, और ये नाउन इक्विवेलेंट, या तो क्या कोई नाउन समतुल्य होगा, दैट फंक्शन जो क्या करता होगा, कार्य करता होगा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, मतलब किसी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। मतलब इसमें आपको क्या बताया गया कि मतलब जब कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा या तो कोई नाउन इक्विवेलेंट होगा, जब वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम नॉमिनेटिव बोलते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, आपको मैंने इससे बता दिया, सीमा रीड्स ए बुक। चलिए हम ये देख रहे हैं, मतलब नॉमिनेटिव क्या होता है, इसकी बात हम कर लेते हैं। नॉमिनेटिव हम किसे कहते हैं, तो देखिए नॉमिनेटिव हम किसे कहेंगे, हमने बताया क्या आपको, मैंने नॉमिनेटिव में आपको ये बताया कि जब कोई क्या होगा, जब कोई नाउन यहाँ पे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे अभी क्या लिखा है, नाउन लिखा है ना, यहाँ पे नाउन लिखा है। जब कोई नाउन किसी वर्ब, यानी ये वर्ब आपका हो गया, इस वर्ब के क्या होगा, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में। तो इस नाउन को हम क्या कहेंगे, इस नाउन को भी हम नॉमिनेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव। और इसका ले लेते हैं एक आध एग्जाम्पल, जैसे आई लाइक ए बुक। चलिए देखिए इसमें क्या है, ये आपका वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, और इसका ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आप क्या देखिए इसमें, जिसके वर्ब यानी लाइक वर्ब के क्या हो गए, सब्जेक्ट के रूप में काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है ना। तो जब आई, मतलब जब कोई नाउन या प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर काम कर जाए, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव बोलेंगे। एक वर्ड मैंने वहाँ पे लिख रखा था, नाउन इक्विवेलेंट। जैसे मैंने क्या लिखा, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। चलिए इसमें देखते हैं, आपका वर्ब क्या हो गया, वर्ब आप देखेंगे तो वर्ब आपका इज हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अब इसके सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे कौन काम कर रहा है भाई, वॉकिंग, इस सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ना। तो जब इस सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ना तो ये क्या है, ना तो ये नाउन है, ना तो प्रोनाउन है। तो जब नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके कोई दूसरा शब्द क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसी को नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं, मतलब नाउन समतुल्य बोलते हैं। तो ये आपका हो गया नॉमिनेटिव, क्या हो गया, नॉमिनेटिव हो गया। अब इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, अगर हम बात करके देखें तो इसमें आपको बताया गया था, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हम करके देखें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री। क्या होता है, फ्री। तो आप जब भी देखेंगे, जब क्या देखते हैं, जब कोई वर्ब मतलब यहाँ पे आता है, जब वर्ब क्या होता है, कोई यहाँ पर आता है, तो किसके अकॉर्डिंग आता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। मतलब जब कोई वर्ब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार से आता है, सब्जेक्ट के अनुसार से यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई वर्ब आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार से क्या यूज किया जाता है, ठीक ना। तो मतलब ये क्या, जो वर्ब में रहते हैं एक तौर से क्या होते हैं, ये वर्ब जो अगर हम देखें तो आपके जो, चलिए जैसे मैंने यहाँ पे रीड लिख रखा था, रीड्स, देखें आप लोग। तो अक्सर जो ये मतलब जो ये आपका वर्ब होता है, ये क्या होता है भाई, ये गुलाम होता है। किसका गुलाम होता है, सब्जेक्ट का गुलाम होता है। किसका गुलाम होता है, सब्जेक्ट का गुलाम। यानी अगर ये एक वचन होगा तो क्या होगा, एक वचन होगा,
अगर ये बहुवचन होगा तो क्या होगा, बहुवचन होगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है कि मतलब अब हम अगर यहाँ पर इसके स्थान पर कुछ ऐसे वर्ड का, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लें, कुछ शब्दों का प्रयोग कर लें जो इसकी गुलामी क्या हो जाए, गुलामी खत्म हो जाए, ठीक है ना, मतलब गुलामी, इसकी गुलामी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार से इसका प्रयोग ना रह जाए, ठीक ना, मतलब इसके अनुसार से इसका प्रयोग ना रह जाए, मतलब ये फ्री हो जाए, ठीक ना, इसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो जो हम जब इसका कोई प्रभाव, मतलब ऐसा कुछ शब्द का यहाँ पे हम प्रयोग कर लेते हैं जब सब्जेक्ट का उस पर कोई प्रभाव, मतलब प्रभाव इसका क्या हो जाएगा, वर्ब पर समाप्त हो जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलेंगे। मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार से कोई भी क्या होती क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं, ठीक ना। तो आज की जो आपकी सेंटेंस होगी यहाँ पे हम देखेंगे, जो आपकी सेंटेंस होगी वो हम किस पे बनाएंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पे बनाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से कैसे बनता है उसको डिटेल्स में जानते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आइए, देखिए लिखा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अगर हम बात करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, तो इसमें आपका जो वाक्य होगा वो दो तरह से आ सकता है। अगर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में देखें आप, तो इसमें जो वाक्य आपका बनेगा वो दो तरह से हो सकता है। पहला क्या होगा, पहला वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में आ सकता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा पैसिव वॉइस में आ सकता है। मतलब कोई भी वाक्य यही कंडीशन होगी, या तो क्या होगा वो एक्टिव वॉइस होगा, या तो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। मतलब इसमें दो तरह से वाक्य आपके बनेंगे, ठीक ना, एक किसका आएगा, एक्टिव वॉइस का आएगा, एक क्या आ जाएगा, एक पैसिव वॉइस का आ जाएगा, ठीक ना। अब एक्टिव वॉइस में दो तरह के वाक्य आपके हो जाएंगे। एक्टिव वॉइस में अगर हम बात करें तो एक्टिव वॉइस में भी क्या होता है, वाक्य दो तरह से आपके हो सकते हैं, ठीक ना, जिसमें क्या होता है कि किसी एक सेंटेंस में बी फॉर्म की क्रिया का इस्तेमाल, मतलब देखिए ये भी दो प्रकार के हो जाएंगे। एक बी फॉर्म का वर्ब एज ए मेन वर्ब, इसमें हम क्या कर लेते हैं, किसी बी फॉर्म के वर्ब का हम प्रयोग करते हैं जो उसका प्रयोग क्या रहता है, मेन वर्ब के रूप में रहता है। जैसे बी फॉर्म कौन कौन आपका होता है, इज हो जाएगा आपका, यम हो जाएगा, आर हो जाएगा, और क्या होगा, वाच हो जाएगा, और वर्ब हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम बी फॉर्म बोलते हैं। कौन फॉर्म बोलते हैं, इसी को बी फॉर्म। ये क्रियाएं आपकी क्या होती हैं, बी फॉर्म होती है। और भी बी बीन जोड़ सकते हैं, फिलहाल अभी मुख्य रूप से जो होती है आपकी यही होती है, ठीक ना। तो जब मतलब जब इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब के रूप में हो जाए। देखिए मेन वर्ब मतलब यहाँ पे कोई क्रिया नहीं लिखी है ना, स्टोर्मी क्रिया नहीं है। जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो जाए तो ऐसा मतलब एक सेंटेंस ऐसा लिया जाएगा जिसमें क्या होगा, यहाँ पे बी फॉर्म जो होगा वो मेन वर्ब के रूप में होगा। तो ऐसे सेंटेंस को क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। या तो दूसरा क्या होगा, जिस सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा, मेन वर्ब का प्रयोग। जैसे यहाँ पे देखिए बी फॉर्म नहीं लिखा ना, देखिए यहाँ लिखा द वेदर वाज स्टॉर्मी लिखा था, यहाँ पे वाज क्या था, मेन वर्ब था। और यहाँ पे दिखा सनसेट लिखा है, सनसेट लिखा ना, तो सेट में अगर आप जाएंगे सनसेट में तो आपका जो ये सेट हो गया क्या है भाई, ये वर्ब, ये मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। तो दूसरी सेंटेंस आपकी क्या होगी, मेन वर्ब की आ जाएगी। और तीसरा हम जाएंगे तो तीसरा आपका जो बनेगा वो क्या होगा, पैसिव वॉइस बनेगा। कौन सा वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस की सेंटेंस बनेगी, ठीक ना। तो हम चलिए क्या करते हैं, अब हम एक एक तरीके को क्या करेंगे, देखेंगे कि मतलब कैसे हम सिंपल सेंटेंस को, क्या दो सेंटेंस को कंबाइन करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट, अगला देखते हैं इसके स्लाइड को। देखिए यहाँ पे टाइप 01 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टाइप 01। तो इसको आप चाहेंगे तो आपको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे। बिल्कुल आपको कहीं भी कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम 100% लिख के रख लीजिए। एक भी आपके बोर्ड के एग्जाम से क्या होंगे, बाहर नहीं जाएंगे। चलिए देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा दावा है कि आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। चलिए देखिए लिख क्या रखा है। पहला रूल्स, जब बी फॉर्म वर्ब, यानी जब कोई बी फॉर्म का वर्ब होगा, यानी बी फॉर्म कौन होगा, इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग क्या हो जाए, का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो। किसके रूप में होगा, मेन वर्ब के रूप में हो, तो उसे हटाकर उसकी जगह हम क्या करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसकी जगह हटाकर उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, उसकी जगह बीइंग का प्रयोग करेंगे। चलिए सेंटेंस देखिए, इसमें जब हम सेंटेंस देखते हैं तो इसमें दोनों में अंतर क्या आएगा। देखिए अगर हमने पार्टिसिपल देखा था तो उसमें क्या चल रहा था, उसमें देखिए क्या क्या डिफरेंस था। पार्टिसिपल में क्या क्या था, जैसे मैंने देखा था आई सा स्नेक, ऐसा मैंने देखा था आई सा स्नेक आई रन अवे। आप देखिए पीछे वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, आप दोनों को देखने की कोशिश करिए। तो पहले जब हमने पार्टिसिपल का यूज किया था तो उसमें क्या हो रहा था,
उसमें क्या क्या कंडीशन चल रहे थे, उसमें आपने देखा था कि इसका जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता था वो क्या होता था, वो सेम। पहले पिछला वीडियो आप लोग देख लेंगे जा करके तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो सब्जेक्ट होता था वो दोनों क्या होते थे, सेम होते थे, यानी यहाँ पे जो लिखा होगा वहीं पे यहाँ पे भी लिखा होता है, ठीक है, कारण ये था। और फिर क्या होता था भाई, पहला कार्य समाप्त होता था, दूसरा कार्य क्या होता था, स्टार्ट, तुरंत फास्टनेस में क्या होता था, स्टार्ट होता था, ठीक ना। तो मतलब मिला जुला करके इसमें जो सब्जेक्ट था आपका क्या चल रहा था, पहले वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले में सब्जेक्ट क्या था, कॉमन था। लेकिन जब हम इस सेंटेंस में जाते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट क्या होता है, वो सब्जेक्ट अलग अलग होता है। देखिए ध्यान से देखेंगे दोनों में क्या अंतर हुआ। दोनों में आप ये देखेंगे, पहले वाले जो पार्टिसिपल में यूज कर रहे थे हम लोग, तो उसका जो सब्जेक्ट रहता था हमेशा क्या रहता था, हमेशा सेम रहता था, हमेशा एकदम कॉमन रहता था, ठीक ना। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम कब करेंगे, अगर हम कैसे पता चले कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किया जाएगा, तो आपको क्या देखना होगा, इसमें दो सेंटेंस होंगे तो दोनों का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो दोनों अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है द वेदर लिखा और यहाँ पे क्या लिखा है, आई लिखा हुआ, ठीक ना। द वेदर लिखा और द आई लिखा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए इसमें वेदर आपका सब्जेक्ट हो गया, इसमें कौन हो गया, इसमें आई। तो इसका सब्जेक्ट क्या भाई, इसका भी अलग है और इसका भी क्या है, इसका भी अलग है, दो अलग हो गया ना। अब पार्टिसिपल वाले में क्या हो रहा था, सेम सेम लिखा हो, मतलब एक ही सब्जेक्ट, तो इसमें ये डिफरेंस आ गया। एक चीज और देखेंगे इसमें एक कार्य पहले होता था और एक कार्य क्या होता था, बाद में होता था। एक कार्य बाद में, हमने देखा था एक कार्य पहले एक कार्य बाद में। लेकिन इसमें क्या होता है इस सेंटेंस में कि एक इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस कारण होता है, काज होता है, काज, कारण। पहला सेंटेंस एक में कारण होता है और दूसरा क्या होता है, उसका परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, रिजल्ट, रिजल्ट, परिणाम। देखिए इस सेंटेंस में रिलेशन क्या मिलेगी, अगर आप देखें तो देखिए पहले तो सब्जेक्ट अलग अलग होगा, दूसरा फिर क्या कंडीशन होगी, दूसरा सब्जेक्ट के बाद क्या क्या होगा, पहला सेंटेंस कोई कारण होगा और दूसरा क्या होगा, उसका परिणाम होगा। आइए हम सेंटेंस को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है द वेदर वाज स्टॉर्मी, कहा कि द वेदर जो मौसम था वाज स्टॉर्मी, वो क्या था, वो तूफानी था, मतलब तूफान आने वाला, स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफानी था, मतलब बहुत खराब मौसम था, ठीक ना। तो मौसम क्या था, बहुत खराब था, ये कारण था। अब इसका परिणाम क्या निकला, परिणाम ये क्या निकला कि आई डिड नॉट गो टू प्ले, हम लोग क्या नहीं कि मैं खेलने नहीं गया। मतलब अगर देखिए कारण क्या था, खेलने क्यों नहीं गया, क्योंकि मौसम, कारण क्या था, कारण था मौसम खराब था। इसका परिणाम क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि हम लोग क्या नहीं गए, खेलने नहीं गए, ठीक ना। तो अक्सर देखेंगे मतलब इस सेंटेंस में दो तीन चीजें आपके सामने निकल करके आएंगी। पहला क्या होगा, पहला इसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो अलग अलग होगा। और पहले और दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, काज और रिजल्ट का मतलब क्या होगा, मतलब एक कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें, ठीक ना। तो इसको हम देखेंगे। तो चलिए मैंने इसमें क्या बताया आपको, पहले सेंटेंस टाइप 01 में मैंने आपको क्या बताया, इसमें 3 सेंटेंस आएंगे। इसमें पहले सेंटेंस में देखिए मैंने क्या बताया कि जब पहले सेंटेंस में जो मतलब कारण वाला सेंटेंस होगा उसमें किसका प्रयोग होगा, बी फॉर्म क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा ना, जब बी फॉर्म वर्ब मतलब इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग है क्या हो, मेन वर्ब के रूप में होगा। तो कैसे चलेगा, मेन वर्ब के रूप में होगा। चलिए चलो देखो कैसे आपको ये पता चला कि ये मेन वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। देखो यहाँ पे हम लिख दिए जैसे आई वाज ए टीचर। अगर मैं इसको लिख दूं आई वाज ए टीचर, तो टीचर आपका क्या हो गया, ये नाउन हो गया ना। तो अगर ये नाउन आ गया फिर क्या हो गया, आई वाज हैप्पी, अगर क्या हो गया आई वाज हैप्पी, अगर ये क्या आ गया भाई, आई वाज हैप्पी, एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव। यानी कहने का मतलब अगर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मतलब नाउन आ जाता है, क्या आ जाता है, कोई प्रोनाउन आ जाए या तो कोई एडवर्ब आ जाए, ठीक ना। तो एडवर्ब यानी यहाँ पे क्रिया नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, कोई वर्ब नहीं आना चाहिए, कोई वर्ब नहीं आना चाहिए। जैसे हमने एक और लिखते हैं, देखिए आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, इसको देखें तो आई वॉज गोइंग, तो यहाँ पे गो क्रिया लिखी है ना,
ये देखिए वो क्रिया लिखिए। अब इसकी क्या होगी, इसके साथ ही आया हुआ, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, वो सहायक क्रिया होगी। क्या होगी, जब किसी क्रिया से पहले इजेमार का प्रयोग होगा तो उस समय क्या होगा, वो मेन वर्ब नहीं होगा ना। लेकिन जब किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इसका प्रयोग होगा तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को मेन वर्ब कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या स्टॉर्मी लिखा है, तूफानी, तो क्या बन गया, क्रिया नहीं ना है, तो इस समय वाज क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। तो यानी पहला सेंटेंस अगर क्या होगा, मेन वर्ब में लिख रखा हो, पहला सेंटेंस आपका क्या हो, मेन वर्ब में हो, तो आप उसको क्या करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम बनाने के लिए क्या करते हैं, चलिए देखिए, चलिए इसी को हम क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं, ठीक ना। तो जब इसको बनाने के लिए हम जाएंगे तो हमें करना क्या होगा, जो हमारा पहले सब्जेक्ट, जो पहला सेंटेंस होता है उसके सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन में सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। सब्जेक्ट इसका कौन है, द वेदर लिखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, द वेदर लिख लेंगे, द वेदर, ठीक ना, द वेदर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन क्रिया लिखा भाई, बी फॉर्म लिखा है। तो मैंने बताया जहाँ पे बी फॉर्म का प्रयोग क्या होगा, मेन वर्ब के रूप में होगा। तो इसको हटा करके उसकी जगह आपको क्या लिखना है, उसकी जगह आपको बीइंग लिखना है। क्या लिखना है, उसकी जगह आपको बीइंग लिख देना है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है ना, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बीइंग, ठीक ना, बीइंग, और आगे क्या लिख देंगे, स्टॉर्मी। और जैसे पहला सेंटेंस आपका खत्म हो जाएगा वहीं पे आप कॉमा का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक ना। जहाँ पे पहला सेंटेंस खत्म होगा वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कॉमा का इस्तेमाल कर लेंगे, और दूसरे सेंटेंस को कॉपी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दूसरे सेंटेंस को कॉपी कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट, हाँ, गो टू प्ले, आई डिड नॉट गो टू प्ले, ऐसे बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, बीइंग मतलब होना, बीइंग माने क्या होगा, होना। आप इसको बोलेंगे खराब, मौसम खराब होने पर या मौसम तूफानी होने पर मैं क्या नहीं गया, मैं खेलने नहीं गया, ठीक ना। तो आपका जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। आइए एक अगला देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे लिखा है द फूड वाज रेडी, ठीक ना। तो इसमें देखिए द फूड, उसी का एग्जाम्पल दूसरा है। यहाँ पे देखिए वाज का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, मेन वर्ब के रूप में। मैंने आपको बताया जब ऐसा बनाएंगे तो इसको पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट इसमें कौन होगा, द फूड। फिर वाज की जगह क्या लिखना है, आपको जहाँ पे उसका मेन वहीं पे बीइंग लिखना है। और फिर अगला जहाँ तक सेंटेंस है पूरे सेंटेंस को लिखेंगे तो क्या बन गया, रेडी, फिर क्या होगा, कॉमा। अब जो दूसरा सेंटेंस है उसको कॉपी कर दीजिए, तो क्या बनेगा, मदर, हाँ, मदर कॉल्ड मी टू द टेबल, चलिए आपने क्या देख लिया, द फूड बीइंग रेडी, मतलब भोजन तैयार होने पर माता ने मुझे कहाँ बुलाया, मुझे टेबल पर बुलाया, मतलब खाने के लिए मुझे टेबल पर बुलाया। तो आप क्या कर लिए, इसको ऐसे बना लिए। चलिए इसको हम देखते हैं, द फॉग वाज डेंस, कहा कि जो कोहरा था वो क्या था, बहुत घना था। तो इसमें देखेंगे ये वाज का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो हम पहले सब्जेक्ट को क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, द फॉग। अभी मेन वर्ब के रूप में इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, इसको हटा के लिख देंगे बीइंग, और साथ में तुरंत जहाँ पे है डेंस वो डेंस लिख देंगे, और फिर क्या लगाएंगे, कॉमा, दूसरे को कॉपी कर देंगे। द ट्रेन डिड नॉट लीव द स्टेशन, चलिए द फॉग बीइंग डेंस, मतलब पूरा घना होने पर जो ट्रेन थी वो क्या नहीं की, कहा कि स्टेशन को नहीं छोड़ी, थी ना। तो इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें क्या था भाई, एक सेंटेंस में बी फॉर्म की क्रिया का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में था, आपको कुछ नहीं करना था, इसी को हटा के वहाँ पे क्या लिख देना था, बीइंग लिख देना था, काम खत्म हो गया ना। एक टाइप इसका खत्म हो गया। अब इसकी दूसरी टाइप पे हम चलेंगे, ठीक ना। चलिए टाइप नंबर 2 देखते हैं। चलिए आपको कुछ नहीं करना। टाइप नंबर 2 में क्या लिखा है, जब देखिए इसमें लिखा है जब दोनों वाक्यों में मेन वर्ब का प्रयोग हो। जब क्या होगा, जब कोई वाक्य लिखा होगा दोनों में किसका प्रयोग हो जाए, मेन वर्ब, ठीक ना, मेन वर्ब का प्रयोग हो जाए हो तो काज वाले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आप सेंटेंस आपको वैसा ही मिलेगा, इसमें भी जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट इसका अलग अलग होगा, ठीक ना। इसमें भी आप देखेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट आपकी अलग अलग होंगे, ठीक है। इसमें भी सब्जेक्ट जब देखेंगे तो आपके अलग अलग बनेंगे, ठीक ना।
तो इसमें भी फिर एक चीज़ क्या होगा, एक सेंटेंस आपका काज होगा और एक सेंटेंस क्या होगा भाई, इसका रिजल्ट होगा। आइए हम इसको देख लेते हैं काज और रिजल्ट में। देखिए लिखा द सन सेट इन द वेस्ट, कहा कि जो सूरज था वो किधर डूब गया, पश्चिम में डूबा, ठीक ना। कहा कि जो सन था वो उधर डूब गया, पश्चिम में डूबा। और फिर क्या हो गया, द स्टार्स, यहाँ पे बहुवचन कर लीजिए, स्टार्स कर लीजिए, नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, कहा कि जो तारे हैं वो कहाँ चले आए, आकाश में चले आए। तो देखिए सूरज, अब देखिए कारण क्या था, कब ये आकाश में, तारे कब आकाश में आ गए, जब सूरज डूबेगा तभी ना। यानी कारण ये था कि सूरज क्या हो गया, सूरज डूबा, तब जाके इसका परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि जो भाई तारे थे वो कहाँ आ गए, आकाश में आ गए। तो कारण कौन था, सनसेट ना। तो कुछ नहीं करना, अब बस आपको जब ऐसे सेंटेंस मिलेगा जिसमें यहाँ भी वर्ब लिखा होगा और क्या होगा, यहाँ भी वर्ब, तो जो कारण वाला सेंटेंस रहता है हम क्या करते हैं, कर्ता के बाद हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके उसको लिख देते हैं। यानी इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, द सन को। सबसे पहले आप लिख लेंगे द सन, द सन, हाँ इसको आपको लिखना है द सन, और द सन, ठीक है। अब आपको क्या करना भाई, सेट लिखा है, सेट माने डूबना होता है, उसका थर्ड फॉर्म भी सेट ही होता है, सेट सेट सेट, है ना। तो आपको इससे पहले क्या लिखना, इसी मतलब इसी क्रिया से पहले आपको क्या लिखना होगा, हैविंग, क्या लिखना होगा, हैविंग। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हैविंग, लिख देंगे हैविंग, और इसी का क्या होगा, थर्ड फॉर्म, तो सेट का थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, सेट ही होता है, ठीक ना। मतलब देखिए पहला सब्जेक्ट लिखने के बाद जब भी आपको दिखाई दे, तो जब आप पहला सब्जेक्ट लिख, इसके तुरंत बाद आपको क्या लिखना होगा, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना। अगर यहाँ पे सेकंड, अब ये सेकंड फॉर्म में लिख रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी सेकंड फॉर्म में लिखा होगा तो आप क्या करोगे, उसको पहले थर्ड फॉर्म यानी हैविंग लिख करके थर्ड फॉर्म कर देना, ठीक ना। तो द सन हैविंग सेट, ठीक ना, किधर सेट किया था भाई, इन द वेस्ट, उधर सेट करेगा ना, तो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो क्या लगा देंगे, कामा। तो हिंदी क्या निकलेगी, इसका हिंदी ये निकलेगा, मतलब सूरज के पूरब में, पश्चिम में डूबने के बाद, सूरज के पश्चिम में डूबने के पश्चात या बाद, ठीक ना। और दूसरे सेंटेंस को कॉपी कर देंगे। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, द स्टार्स, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, इन द स्काई। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, इस सेंटेंस में जब आपको दिखाई देगा तो पहले कर्ता के बाद आपको क्या लिखना है, तुरंत इससे पहले आंख बंद करके आप क्या लिख लीजिएगा, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख करके पीछे कॉपी कर दी, दूसरे को कॉपी कर दी, बस इतना आपको करना है, ठीक ना। ये बना लेंगे तो आपका सेंटेंस क्या होगा, ये बन जाएगा। चलिए इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल एक हो गया, दूसरा देखेंगे। यहाँ पे लिखा है द टीचर इंटर्ड द क्लास, कहा कि जो टीचर था वो कहाँ प्रवेश कर गया, कहाँ, क्लास में प्रवेश किया। और द स्टूडेंट स्टूड अप, और कहा कि जो स्टूडेंट थे वो क्या हो गए, खड़े हो गए, ठीक ना। तो देखिए इसमें कारण कौन है, टीचर कारण था भाई, ये पहुंचा तभी, ये तो काज है, काज आपका ये हो गया। इसका परिणाम रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि बच्चे क्या हो गए, खड़े हो गए। तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कुछ नहीं करना, क्या करना, पहला सब्जेक्ट आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो क्या बन जाएगा, द टीचर, और इससे पहले क्या करना था, आंख बंद करके आपको हैविंग लिख देना, और वर्ब का इसका थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, इंटर्ड ही रह जाएगा। जिसमें सेकंड फॉर्म में ईडी लगाओ तो थर्ड भी वही होता है, तो इंटर्ड। अब फिर क्या लिखेंगे, द क्लास से, और जैसे ही पहला खत्म होगा तो क्या लगाएंगे, कॉमा, और दूसरे को कॉपी कर देंगे। दूसरा क्या है, द स्टूडेंट, हाँ द स्टूडेंट, हाँ स्टूड अप, सॉरी स्टूड अप, स्टूड अप। लिखा द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप। आप इसमें एस भी लगा सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो हिंदी क्या निकलेगी इसकी, कहा कि मतलब टीचर के कमरे में प्रवेश करने के बाद जो विद्यार्थी के क्या हो गए, खड़े हो गए, ठीक ना। तो ऐसा बना लेंगे, ठीक ना। चलिए ये बन गया। अब चलेंगे हम सेंटेंस नंबर, इसको सॉल्यूशन में देखेंगे। ये लिखा है द पुलिस अराइव्ड, जो पुलिस थी वो पहुंची, और द थीफ रन अवे, और जो चोर थे वो क्या हो गए, भाग गए। तो इसमें काज कौन, कारण कौन था,
पुलिस कारण था, अब परिणाम क्या निकला, इसका रिजल्ट तो जो बेचारे वो भाग गए। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, मैंने आपको बताया इससे पहले क्या लगाना है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हम क्या बनाएंगे, द पुलिस, फिर क्या लिखना, हैविंग, इसका थर्ड फॉर्म भी जहाँ पे ईडी लगा होगा तो वही लिख देंगे, तो क्या होगा, अराइव्ड, फिर ये खत्म होगा तो फिर लगाएंगे कामा, दूसरे को कॉपी, तो क्या हो जाएगा, द थीफ, और यहाँ आगे क्या लिखा जाएगा, रन अवे, रन अवे। तो आपकी तीसरी एग्जाम्पल हो गई, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें दो वर्ब लिखा होगा, जो कारण वाला होगा उससे पहले आपको सब्जेक्ट लिख करके उससे पहले क्या लगा देना, हैविंग प्लस वर्ब लगा देना। बस यही देखिए, यही हो रहा है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जा रहा है, काम खत्म। ये सिंपल सेंटेंस आपके हो गए। चलिए इसकी तीसरी है, उसको देख लेते हैं। तीसरा लिखा है टाइप 03। टाइप 03 में ये लिख रखा है कि जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो, किसमें होगा, पहला वाक्य अगर आपको पैसिव वॉइस में होगा तो आप क्या करोगे, पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो बी फॉर्म को हटाकर उसकी जगह क्या लिखते हैं, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक ना। मतलब पहले वाक्य में, अब आपको मैंने उस दिन बताया था कि कोई सेंटेंस कैसे आप पहचानेंगे कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है, मैंने कल बताया था ना, उस दिन मैंने आपको बताया था कैसे आप पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस क्या लिखा है, पैसिव वॉइस में लिखा है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि अगर बी फॉर्म के बाद, कौन फॉर्म के बाद, बी फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, कौन फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वो वाक्य क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। देखिए आंखें बंद करके आपको कुछ नहीं करना है, बस ये समझ लेना है कि अगर कहीं पे क्रिया बी फॉर्म लगा है और उसके पास कौन सा फॉर्म आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, तो कौन सा सेंटेंस होगा, तो वो पैसिव वॉइस। आइए हम एक लिख करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है वाज ईटेन, वाज ईटेन। अब देखिए वहाँ पे कौन क्रिया भाई, बी फॉर्म है, ये कौन सा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो कौन वॉइस हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक ना। फिर हम लिख देंगे इज किल्ड, ये कौन वॉइस होगा, क्योंकि ये बी फॉर्म लिखा है और ये क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, तो बी, अगर बी फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो क्या होगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक ना। या फिर लिख देते हैं फिर लिख देंगे हैव बीन किल्ड, ये कौन वॉइस होगा, हैव बीन किल्ड, इसमें भी ये बी फॉर्म लिखा है, कौन सा होगा, ये भी बी फॉर्म है आपका, ठीक ना। अगर बी के बाद, बीन के बाद भी क्या होगा, थर्ड फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म, तो समझ जाओ वो भी क्या लिखा है, वो भी आपको पैसिव वॉइस में लिखा है, ठीक ना। अगर बीन के बाद आ जाए तो समझ जाओ वो भी पैसिव वॉइस में लिख रखा है, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमने रूल्स में क्या देखा उसको देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या देख लिए, चलिए मैंने ये सेंटेंस बताया आपको कि टाइप 03 में जब कोई वाक्य उसमें से पहला वाक्य क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा, तो आप जहाँ पे बी फॉर्म की क्रिया लिखी होगी उसको हटा करके वहाँ पे क्या लिख देंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस वही होगा। इसमें भी सब्जेक्ट आपके कितने होंगे, हाँ इसमें भी सब्जेक्ट आपके दो होंगे। सब्जेक्ट कितने होंगे, दो। देखिए सब्जेक्ट इसमें दो हो गए, एक किंग हो गया, एक क्या हो गई, आर्मी। इसमें देखो लिखा है क्या, द किंग वाज किल्ड, हिंदी क्या निकलेगा, हाँ राजा मारा गया। क्या बनेगा, मारा, वो मारा नहीं, मारा गया, ऐसी वॉइस है ना, कोई काम दूसरा किया होगा तो राजा क्या होगा, राजा मारा गया। तो देखो यहाँ पे क्या, ये बी फॉर्म लिखा है ना बेटा, बी फॉर्म, और ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कौन वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। तो पहला सेंटेंस आपका क्या हो गया, पैसिव। पैसिव वॉइस की पहचान ही वही होती है, अगर बी फॉर्म के बाद अगर तो थर्ड फॉर्म लिखा है तो समझ जाओ पैसिव वॉइस में लिखा है ना, ये हो गया। अब देखो इसमें भी सब्जेक्ट, राजा एक सब्जेक्ट था, एक क्या था, एक आर्मी सब्जेक्ट थी। इसमें भी सब्जेक्ट डबल है ना, दो सब्जेक्ट इसमें है। तो द किंग वाज किल्ड, जो राजा था मारा गया। परिणाम क्या निकला भाई, जो आर्मी थी रन अवे, आर्मी क्या थी, भाग गई। जब राजा मर गया तो आर्मी क्या होगी, ये काज था उसका, काज भी ये था, ये क्या था उसका रिजल्ट था। देखिए दो तीन चीजें आपको मिलेंगे इसमें, सब्जेक्ट इसका अलग अलग होगा, फिर क्या होगा, एक सेंटेंस काज होगा, दूसरा रिजल्ट होगा। अब पहला वाइस इसमें क्या होगा, पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में, दूसरा एक्टिव वॉइस में हो सकता है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना, बस आपको इसके बनाने के लिए सबसे पहले जो पहले सब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। पहला सब्जेक्ट इसमें क्या लिखा है, द किंग लिखा, उसको किंग लिख दीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस किसमें लिखा है, पैसिव वॉइस में। कैसे पता चला, क्योंकि बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म लिखा है,
तो हम इसी बी फॉर्म इसी वाज को हटा करके इसी जगह हम क्या लिख देंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो अब हम इसको हटा दिए तो यहाँ पे क्या लिख दिए, हैविंग और प्लस क्या हो गया वर्ब का, सॉरी हैविंग, और साथ में लिख दीजिए बीन, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, किल्ड, और जहाँ पे सेंटेंस खत्म होगा वहीं पे कामा, और दूसरे को कॉपी। तो दूसरे को कॉपी करेंगे तो क्या बनेगा, द आर्मी रन अवे, रन अवे। हिंदी क्या निकलेगी इसकी, द किंग हैविंग बीन किल्ड, कहा कि राजा के मारे जाने के बाद, राजा के मारे जाने के बाद जो आर्मी थी वो क्या हो गई, वो भग गई थी ना। तो आपका ये पहला था। इसका और भी एग्जाम्पल एक आध हम ले लेते हैं, उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल नंबर 02, द वर्क वाज डन, कहा कि जब कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो सी वेंट बैक होम, वो कहाँ चली गई, वो घर चली गई। तो ये बताइए किस वॉइस में लिखा है, क्यों पैसिव वॉइस में है, क्योंकि बी फॉर्म के बाद वर्ब का क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखा, वही पैसिव वॉइस की पहचान। इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले क्या लिखेंगे, द वर्क, और आपका क्या भाई पैसिव वॉइस में तो हम क्या लगाएंगे, हैविंग, और साथ में क्या लग जाएगा, बीन, और इसका थर्ड फॉर्म में वो लिखा ही लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, डन, और फिर क्या होगा, कॉमा, दूसरे को कॉपी, सी वेंट बैक होम, सी वेंट बैक होम, ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। तो आपका दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। अब चलिए तीसरे सेंटेंस में देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है, द बैंक वाज क्लोज्ड, दे कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी। अब हिंदी क्या निकला, बैंक क्या हो गया, बैंक क्लोज्ड हो गया, और इसलिए वे क्या नहीं कर पाए, कोई धन नहीं निकाल पाए, ठीक ना। तो ये किस वॉइस में लिख रखा है, कैसे पता चला, हाँ क्योंकि बी के बाद क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखा है, बी के बाद थर्ड फॉर्म, इसलिए पैसिव वॉइस में लिखा है, ठीक ना। इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, हाँ द बैंक, द बैंक, इसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैविंग, और साथ में क्या होगा, बीन, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या होगा, क्लोज्ड ही रह जाएगा, क्लोज्ड, और फिर कामा, और दूसरे को लिख देंगे, दे कुड नॉट, हाँ दे कुड नॉट विथड्रॉ, उसको कॉपी करना है, कुछ नहीं करना आपको, ड्रॉ एनी मनी, ठीक ना। तो ये रहा आपका सेंटेंस, मतलब 3 सेंटेंस आपके ये रहे जिसको हमने क्या किया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा क्या किया था, सिंपल सेंटेंस बनाया था। तो इसी के साथ ये वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप क्या करिए, इस पर कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।